हम लोग जमा हुए हैं, ये बताना मेरे लिए बहुत जरूरी है कि हम लोग यहाँ किस लिए जमा हुए हैं। आज दीपावली की पूर्व संध्या है, कल दीपावली, आज छोटी दिवाली जिसे हम लोग कहते हैं। तो आप तमाम लोगों को दीपावली की भी ढेर सारी मुबारकबाद मेरी तरफ से। और दीपावली रोशनी का त्योहार है, प्रकाश की हम बातें करते हैं, हम दीप जलाते हैं, दिया जलाते हैं। तो ये कोशिश भी जिसके बारे में मैं अभी बताऊंगा आपको, दरअसल अगर मैं एक जुमले, एक लफ्ज, एक सेंटेंस में कहूं तो बस एक छोटी सी कोशिश है दिया जलाने की, दीप जलाने की। और ये दीप जलाने की कोशिश ऐसी कोशिश है कि अंधकार को हम दूर करें। और अगर हम उस अंधकार की बात करते हैं तो वो अंधकार हमारे अंदर दिलों में जो बैठा है उसको भी, और हमारे समाज के अंदर जो अंधकार फैला हुआ है उसको दूर करने की एक छोटी सी कोशिश है। और हम एक छोटी सी कोशिश जो है उसको पहले दिल्ली में तकरीबन 1 साल से हम लोग करते चले आ रहे हैं। खासकर समाज में जो संवाद की, बातचीत की कमी हो गई है, गुफ्तगू की कमी हो गई है कि हम कोई अपनी बात बगैर डरे हुए, आपसे खौफजदा हुए बगैर कोई ऐसी बात कहें, इस उम्मीद और भरोसे पर कि आपको मेरी बात बिल्कुल भी नागवार गुजरे, फिर भी आप उससे कबूल करेंगे, सुनेंगे, और कबूल न भी करेंगे तो कम से कम मुझे बोलने का हक जो है वो आप देंगे। यही एक कोशिश थी जिसकी वजह से हम लोगों ने दिल्ली में कुछ अपने दोस्तों के साथ शुरुआत की। हमारे जो एक्टिविस्ट कुछ दोस्त हैं, शबनम है और सईदा आपा हैं, और बहुत सारे लोग हैं जिनकी मदद से हम लोगों ने वहाँ एक जामिया कलेक्टिव के नाम से कोशिश की। उसके अलावा हम लोग द्वारका में बातचीत के नाम से कुछ अलग अलग दिल्ली के कई इलाकों में ये हम लोगों ने तकरीबन 1 साल से ये कोशिश की है। और इसका मकसद सिर्फ यही है कि बातचीत करने का जो मौका है, जो डेमोक्रेटिक स्पेस है, वो पिछले कुछ सालों में जैसे जैसे श्रिंक होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, तो हमें एक ऐसे प्लेटफॉर्म और एक ऐसे जगह की जरूरत है जहां पर मैंने ये कहा कि अपनी बात कह सके, आपको अपनी बात कहने का मौका दें। और जो लोग भी इस मुल्क के कानून में, इस मुल्क की आईन में, कॉन्स्टिट्यूशन में और संविधान में यकीन रखते हैं, डेमोक्रेसी में, प्लूरलिज्म में यकीन रखते हैं, वो सारे लोग इस प्लेटफॉर्म पे खैर मकदम है उनका। ये प्लेटफॉर्म दरअसल उन तमाम लोगों का है, उन तमाम सोच का है जो इस मुल्क की जो विरासत है, प्लूरलिज्म, डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज में यकीन करना, ये यकीन इस प्रोग्राम को जिंदा रखती है जो पिछले 1 साल से हम लोग दिल्ली में कर रहे हैं। और दूसरे शहरों में भी अब आवाजें उठ रही हैं, और हम लोग वहां भी, मुंबई में आज ही मुझे शबनम का सुबह फोन आया तो पता ही चला कि मुंबई में भी ये कोशिश हो रही है। तो जब मैं छुट्टियों में और खासकर त्योहार में और ईद में घर आता था तो हमारे जो पटना के साथी हैं उन्होंने कहा कि आप दिल्ली में तो ये कोशिश कर रहे हैं, तो पटना वालों ने क्या गुनाह किया है कि इससे वो महरूम रहे। हमने कहा साहब ये बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए हम दिल्ली से आकर हमेशा कोई ऐसी शुरुआत करें ये मुमकिन नहीं है। जब तक यहाँ पर एक इलाकाई 5-10 लोगों की टीम इस चीज के लिए आगे नहीं बढ़ेगी तब तक ये मुमकिन नहीं है। तो मुझे बहुत खुशी है कि हमारे कुछ सीनियर दोस्त, हमारे कॉलेज के, स्कूल के दोस्त, मोहल्ले के दोस्त और बहुत सारे जो हमारे सरपरस्त लोग हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, बिल्कुल ये कोशिश पटना में भी होनी चाहिए और आप थोड़ी सी हम लोगों को शुरुआती मदद करें, और उसके बाद धीरे धीरे जब हम अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे तो इसको हम लोग खुद से चलाएंगे। उन्होंने कहा यही दरअसल मकसद भी है कि ये गुफ्तगू और बातचीत का सिलसिला हर शहर में हो, हर छोटी छोटी जगहों पे हो, जो गुफ्तगू टूट गई है समाज में उसको दोबारा से हम जोड़ सकें। इसी मकसद के तहत इतनी सारे जो लोगों ने कोशिश की है उसका नतीजा ये है कि आज यहाँ पर हम लोग जमा हुए हैं। तो जब कुछ लोग जमा हुए तो ये फैसला हुआ कि भाई उसे कोई एक शक्ल दे दी जाए। तो जैसा कि मैंने बताया कि दिल्ली में हम लोग जामिया कलेक्टिव और द्वारका बातचीत और अलग अलग पैनल पे काम करते हैं, तो यहाँ के लिए लोगों ने एक मशवरा दिया
कि पटना कलेक्टिव या बिहार कलेक्टिव के नाम से कुछ रखा जाए। तो चूंकि हमारे कुछ साथी ऑलरेडी पटना कलेक्टिव के नाम से कुछ यहाँ पर एक बैनर पे कुछ काम वो लोग कर रहे थे, तो उनके नाम को हम लोग इस्तेमाल करें ये बिल्कुल भी मोरली जायज नहीं था। तो हम लोगों ने इसको इज्तिमाई राय ये बनी कि बिहार कलेक्टिव के नाम से जो एक कोशिश है उसका नाम दे दिया जाए। और ये कोई रजिस्टर्ड बॉडी नहीं है, कुछ नहीं है, जैसा कि बताया ये पटना की या बिहार के जो कुछ इस तरह की सोच रखने वाले लोग हैं उनकी एक कोशिश का नाम हम लोगों ने बिहार कलेक्टिव दे दिया है। और ये बिहार कलेक्टिव हर उस शख्स का है, जैसा कि मैंने कहा और मैं खुद दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि जो हिंदुस्तान के आईन में, कॉन्स्टिट्यूशन में, संवाद में, बातचीत में और एक दूसरे पर जो समाज की बेसिक वैल्यूज हैं उसको बरकरार रखने की जो शख्स भी कोशिश करता है और जिसका यकीन इस बात में है, वो हर शख्स बिहार कलेक्टिव का हिस्सा है। ये जो प्रोग्राम का स्ट्रक्चर है, जो नवैयत है कि एक सिंगल स्पीकर का प्रोग्राम होता है, उसमें कोई फूल माला, कोई फॉर्मल बुके देना और ये देना कतई नहीं होता है। ये सिर्फ बातचीत है, गुफ्तगू है, हम आपसे बातें करते हैं इसमें, इसीलिए वो सिर्फ सिंगल चेयर स्पीकर का होता है। स्पीकर 30, 40, 50 मिनट में अपनी बातें रखते हैं, जो भी हम टॉपिक तय करते हैं, और उसके बाद सवाल जवाब का सिलसिला होता है और उसके बाद हम चाय पीते हैं। बस ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है जिसके तहत हम लोग ये प्रोग्राम करते हैं। इंशाअल्लाह पटना में भी इसी रिवायत को हम लोग बरकरार रखेंगे, इसीलिए वहां पर एक चेयर रखी गई है जो स्पीकर साहब हैं। अब बात आज के टॉपिक और आज के स्पीकर की। सबसे पहली खुशी की बात यह है दुबे जी, आपके लिए बताऊं कि जब ये प्रोग्राम फाइनल शक्ल दे दी गई कि साहब प्रोग्राम होना है, तो स्पीकर कौन होगा इस पर मुत्तफिका राय से यानी यूनैनिमसली लोगों ने ये कहा कि साहब अभय कुमार दुबे जी को हम लोग पहले स्पीकर की हैसियत से करते हैं। उसमें मेरा कोई दखल नहीं था, बस मेरे लिए आसानी हो गई कि हमारे बड़े भाई और दोस्त होने के नाते मैं दावा करके उन्हें बुला सकता था। और कल दिवाली है, आज छोटी दिवाली है, और ऐसे मौके पर वो अपना घर छोड़ के यहाँ आए, इसके लिए हमें उनका दोबारा शुक्रगुजार होना चाहिए कि ये दिल्ली से आज आए हैं। लेकिन जैसा कि मैंने अर्ज किया कि ये दीप और दिया जलाने की कोशिश है, तो जो दिया आप अपने घर में दिल्ली में जलाएंगे, गाजियाबाद में आप रहते हैं वहां जलाएंगे, तो वो एक छोटा सा दिया आप यहाँ पटना में भी आज जला रहे हैं इस कोशिश से। ये दुनिया जिस तरीके से आतंकवाद की शिकार है अलग अलग हिस्सों में और अलग अलग तरह के आतंकवाद से, जर्नलिज्म भी अगर वो गैर जिम्मेदाराना है, उसमें सच्चाई नहीं है, उसमें समाज के गरीबों की, कमजोरों की वकालत नहीं है, तो वो भी एक तरह की टेररिज्म है। इन्होंने 6 वॉल्यूम पर आधारित इंसाइक्लोपीडिया जो बनाई, जिसको एडिट किया, जो ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंस के बच्चों के लिए हिंदी में इंसाइक्लोपीडिया तैयार किया, वो मुझे लगता है कि अभय कुमार दुबे का तमाम काम अगर एक तरफ कर दिया जाए तो सिर्फ उनके एक इस काम के लिए उनको याद किया जाना चाहिए। और आखिरी में हर शाम आप उनको टीवी पर ज़रूर देखते होंगे, तो लोग सुनते हैं लोगों को लेकिन पहचानते नहीं हैं। लेकिन अभय कुमार दुबे जी की शख्सियत ऐसी है कि लोग न सिर्फ उनको जानते हैं और पढ़ते हैं, उनको टीवी के ज़रिए हिंदुस्तान के हर घर में वो अपनी बेबाक राय की वजह से हर शाम आप इनको सुन सकते हैं, आप देखते हैं कि वो क्या बातें करते हैं। तो इस छोटे से इंट्रोडक्शन के साथ और एक दफ़ा फिर इस शुक्रिया के साथ कि इतनी बड़ी तादाद में आप लोग आए, दिवाली का दिन है और जाहिर है कि ये पहला प्रोग्राम है, हम लोगों ने बहुत ज़्यादा इसकी पब्लिसिटी के लिए भी मेहनत नहीं की, जितना हो सका वो किया। तो अभय कुमार दुबे जी, बहुत अदब के साथ मैं आपको गुजारिश करूंगा कि आप आएँ, अपनी जगह संभालें, और पैटर्न वही होगा, स्पीकर साहब हमारे 30, 40, 50 मिनट बातें करेंगे, उसके बाद सवाल जवाब। इकबाल साहब ने बहुत अच्छी भूमिका बांधी और मैं उनका शुक्रगुजार हूं, और ख़ास तौर से ये जो गुफ्तगू का विचार है, मैं इस विचार का भी बहुत शुक्रगुजार हूं, क्योंकि जैसा कि इकबाल साहब ने भी आपके सामने कहा कि हमारे समाज में गुफ्तगू होना धीरे धीरे बंद होती जा रही है। अगर हम विचारों की दुनिया में रहना चाहते हैं, अगर हम लाइफ ऑफ माइंड गुजारना चाहते हैं, तो हमें न केवल किताबें पढ़नी होंगी, न केवल गंभीर पत्रकारिता करनी होगी, बल्कि हमें आपस में गंभीर विचार विमर्श
या गुफ्तगू जारी रखनी होगी। समस्या ये है कि इस काम को जिन लोगों की तरफ से और जिस इदारे की तरफ से उछाल मिलना चाहिए, उसी तरफ से इस तमाम सिलसिले को ठंडा करने की कोशिशें हो रही हैं। इसकी मैं कुछ मिसालें आपके सामने रखूंगा ताकि बातचीत की शुरुआत हो सके। हम सब लोगों को पता है कि पिछले दिनों भारतीय फौज ने LOC के पार जाकर पाकिस्तान की तरफ जो कुछ आतंकवादियों के जो लॉन्चिंग पैड बने हुए थे उनके ऊपर एक सर्जिकल स्ट्राइक की। बहुत तफसील में न जाते हुए मैं सिर्फ आपका ध्यान इस तरफ खींचूंगा कि मीडिया ने इस सर्जिकल स्ट्राइक को कैसे कवर किया। सरकार का क्या कहना है और दूसरी राजनीतिक दलों का क्या कहना है, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर मेरा विषय मीडिया है और हम लोग उसी के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित रखेंगे और मैं चाहूँगा कि हम लोगों के बीच में जो बातचीत हो वो भी वहीं पर केंद्रित हो ताकि हम लोग फालतू किस्म के विवादों से बचते रहें। भारत के रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने सर्जिकल स्ट्राइक के बाद ऐलान किया कि पिछले 25 साल में भारतीय सेना ने ये पहली सर्जिकल स्ट्राइक की है। लेकिन इस ऐलान के कुछ ही दिन बाद हिंदू अखबार के एक स्पेशल करस्पॉन्डेंट ने, जो कि एक महिला है, उसने एक खबर छापी कि जब यूपीए सरकार थी, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार थी, उस वक्त भी एक सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी जो इस सर्जिकल स्ट्राइक के मुकाबले कहीं ज़्यादा गंभीर और बड़ी थी, जिसमें भारतीय सेना की टुकड़ियाँ, छापामार टुकड़ियाँ अंदर गईं और उन्होंने पाकिस्तानी सेना के फौजियों के सिर तक वो काट के लाईं, क्योंकि पाकिस्तानी सेना ने भारतीय फौजियों के सिर काटे, एक फौजी का सिर काटा था, तो उसके बदले में ऐसा किया गया। और उस सर्जिकल स्ट्राइक को जिस जनरल ने इसकी योजना बनाई थी उसने भी टीवी पर आकर मान लिया कि हाँ मैंने ये योजना बनाई थी। और इस सर्जिकल स्ट्राइक के बाद में इसकी पूरी रपट हमने अपने इंचार्ज को दी और उस इंचार्ज ने और भी आके उस वक्त जो जनरल VK सिंह भारत के थल सेना अध्यक्ष थे उनको ये रपट दी। अब ये ऊपर के अफसरों का और भारत के रक्षा मंत्री का निर्णय था कि उन्होंने उस खबर को सार्वजनिक नहीं किया। जैसे ही हिंदू की यह खबर आई, भारत सरकार की तरफ से इसका कोई खंडन नहीं किया गया, रक्षा मंत्रालय की तरफ से इसका कोई खंडन नहीं किया गया। तो मैं तो लगातार अखबारों में देखता रहा कि अब हिंदू में छपी हुई इस खबर का, जो कि अपने आप में एक सही खबर है, जिसका अभी तक कोई खंडन भी नहीं किया गया है, और रक्षा मंत्री के बयान के बीच में जो अंतर्विरोध है, इस अंतर्विरोध के ऊपर कोई ना कोई बात सामने आनी चाहिए, टीवी पे सामने आनी चाहिए। शाम को टीवी में भी नहीं दिखाई पड़ा, अखबारों में भी उस पर कुछ नहीं छपा, और उसके बावजूद भी हमारे बहादुर और पराक्रमी रक्षा मंत्री लगातार दावा करते रहे वही जो उन्होंने हिंदू की खबर से पहले किया था। ये पहली सर्जिकल स्ट्राइक है, पिछले 25 साल में ऐसी कभी भी नहीं हुई। और किसी भी पत्रकार ने, किसी भी मीडिया कर्मी ने, किसी अखबार ने, किसी टीवी चैनल ने, किसी ने भी, यहां तक कि मुझे लगता है कि सोशल मीडिया पे शायद हुआ हो तो हुआ हो, लेकिन किसी ने भी ये सवालिया निशान नहीं लगाया कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है। इन दो, एक दावा है रक्षा मंत्री का और एक हकीकत है। इस दावे और हकीकत के बीच में ये जो विरोध है, इस विरोध को कैसे समझा जाए। इसी तरह के अंतर विरोधों को समझने और समझाने का जिम्मा मीडिया का है, वरना मीडिया है किस लिए। मीडिया का काम रोशनी डालना है, हर चीज जहां अंधेरा है वहां जाकर ढूंढ कर उसकी ऊपर रोशनी डालना है, जहां पर उलझने हैं उनको दिखाना है, बड़ा करके दिखाना है, ताकि उन उलझनों को कैसे हल किया जाए इसका रास्ता खोजा जा सके। यही काम मीडिया का है, लेकिन मीडिया ने इस मुद्दे पर यह काम नहीं किया। इस सवाल के ऊपर भारत और पाकिस्तान के बीच में जो भी कूटनीति चल रही है, उस कूटनीति के बारे में अगर आप मीडिया का रवैया देखें तो आपको यह देख के भी ताज्जुब होगा, ये रवैया कुछ ऐसा ही है कि हम जीत गए।
हालत ये है कि हम जीतेंगे और ये मान के चलते हैं कि दूसरी टीम मैदान में खेल ही नहीं रही है। जैसे कि मैदान में केवल एक ही टीम हो, एक ही टीम खेल रही हो, दूसरी टीम ही ना हो। ये जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो क्रिकेट का कूटनीति का मैच चल रहा है आजकल, इसका भी हाल बिल्कुल यही है। और कम से कम मीडिया के मैदान में तो यही हाल है कि एक ही टीम खेल रही है, ऐसे कि पाकिस्तान खेल ही न रहा हो, और लगातार अपनी पीठ थपथपाना, लगातार अपने आप को बधाइयां देना कि हम जीत गए, हमने उन्हें अलगाव में डाल दिया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने ब्रिक्स में भी ये कर दिया, और किसी किस्म का सवालिया निशान न लगाना। सरकार जो थमाती है हमें, जो विश्लेषण या हकीकत का जो पहलू जो हमें थमाती है, मीडिया को थमाती है, मीडिया उस पर आंख बंद करके यकीन कर लेता है। और उसका जो अपना आलोचनात्मक विवेक है, जिस विवेक के जरिए, जिस विवेक के बिना आप किसी चीज की समीक्षा नहीं कर सकते, किसी चीज में नीर शीर विवेक नहीं कर सकते, दूध का दूध और पानी का पानी नहीं कर सकते, वो आलोचनात्मक विवेक कम से कम इस सर्जिकल स्ट्राइक वाली घटना के बाद में ऐसा मुझे लगता है कि मीडिया ने उठाकर ताक पर रख दिया है। अब मैं आपको एक और बात बताता हूं, सर्जिकल स्ट्राइक छोड़ दीजिए, मुझे ये देख के बहुत हैरत होती है कि मीडिया में कहीं भी, न इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में और न ही प्रिंट मीडिया में, कहीं भी ये सवाल उठाया जा रहा है कि एक पार्टी जो पिछले 4.5 साल से 22 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश के ऊपर हुकूमत कर रही है, और जो 4.5 साल पहले बहुत बड़े बहुमत के साथ में सत्ता में आई थी, उस पार्टी का शीर्षतम नेतृत्व, उससे बड़े नेता है नहीं वहां पर, शीर्षतम नेतृत्व एक दूसरे को किन किन नामों से पुकार रहा है। तो कोई नहीं ये पूछ रहा है समाजवादी पार्टी से कि अब आपको उत्तर प्रदेश की जनता से वोट मांगने का नैतिक हक कैसे रह जाता है। और पता नहीं मीडिया कौन कौन से सवाल पूछ रहा है, लेकिन असली सवाल नहीं पूछ रहा है। अब आप देखिए, पिछले 3-3.5 महीने से कश्मीर के जो हालात हैं, उन कश्मीर के हालात पर आप, भारतीय मीडिया ने जिस तरह से उन हालात को जनता के सामने पेश किया है, खासतौर से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने, मैं उसकी तरफ आपका ध्यान खींचूंगा। कश्मीर के हालात को जो इस तरीके से बताया जा रहा है कि कश्मीर की जनता का, कश्मीर की जो घाटी की मुसलमान जनता का बड़े पैमाने पर तालिबानीकरण हुआ है। दूसरी बात लोगों को यह समझाई जा रही है कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, जो कि आजादी का नारा लगाती है, जिसको मीडिया अलगाववादी संगठन कहता है, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का जो वहां पे आंदोलन चल रहा है उसके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं है, और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेता तकरीबन बिल्कुल बेकार हो चुके हैं, और महबूबा मुफ्ती के शब्दों में वे चूचू का मुरब्बा हो गए हैं। साथ में मीडिया यह भी बता रहा है कि गड़बड़ करने वाले, यानी पत्थर फेंकने वाले या आंदोलन करने वाले की संख्या केवल 5% है, 95% लोग उनके पक्ष में नहीं है। इसलिए साफ तौर पे उन 5% लोगों के पीछे पाकिस्तान का हाथ है, और 500-500 रुपए देकर वो पत्थर फेंकवाए जा रहे हैं। कश्मीर के लोगों से बातचीत करने पे मुझे पता चला कि कश्मीरी मुसलमान महिलाएं देश के अन्य मुसलमान समुदायों की महिलाओं के मुकाबले कहीं अधिक शिक्षित हैं, कहीं अधिक घर की दहलीज से बाहर वो निकलती हैं। तो तालिबानीकरण का पूरा आरोप बिल्कुल झूठा साबित हुआ। उसके बाद जो 5% बनाम 95% का मामला है, वो तो पूरी तरीके से झूठा साबित हुआ। अगर 5% मान लिया जाए तो कश्मीर की आबादी के लिहाज से 5% लोग तो 4 लाख हो जाते हैं। अगर 4 लाख लोग किसी समाज, किसी प्रदेश के अंदर पत्थर फेंक रहे हैं या आंदोलन कर रहे हैं, तो वो तो बहुत बड़ा आंदोलन अपने आप में है, वो अपने आप में एक जनता का आंदोलन है। तो जिस तरीके से मीडिया में चीजें बनाई जा रही हैं, जिस तरीके से पूरी बातें, सब बातें पेश की जा रही हैं, इसमें न केवल आज के मीडिया ने अपना आलोचनात्मक विवेक ताक पर उठाकर रख दिया है, बल्कि जानबूझकर लोगों के सामने गलत तस्वीर पेश की जा रही है। मैं भी खुद हैरान हूं कि आखिरकार इस हद तक मीडिया के